जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, टॉनबो इमेजिंग ने भारतीय सेना को एमएमजी के लिए अर्जुन थर्मल इमेजिंग साइट्स की दूसरी खेप दी है, जो कि भारतीय सेना को विश्व स्तरीय नाइट विजन और इमेज सॉल्यूशन प्रदान करेगी। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक बहुत बड़ा कदम भी है। जहाँ पे एक और साइड है हमारे पास जो हमने सेक राइफल पे लगा रखी है, इसका नाम है अर्जुन एमआर। जी मीडियम रेंज के लिए हम इसको सेक के ऊपर, उसके बाद इंसास एलएमजी पे लगा सकते हैं और पीका के ऊपर लगा सकते हैं। मीडियम रेंज के लिए बहुत ही बेस्ट थर्मल साइड है जी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने दुनिया को पहला मिलिट्री प्रूफ 5G पेश किया है, जो 10,000 आर्मी रोबोट्स को कनेक्ट कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मेसर्स एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली में तीसरे कैडेट ट्रेनिंग शिप का कीलेन बिछाने का समारोह आयोजित किया गया। इन जहाजों का इस्तेमाल समुद्र में अधिकारी कैडेटों को उनकी बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्र में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश और चिकन नेक पर निगरानी के लिए अपने खुफिया सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिसे कि रॉ के द्वारा किया गया है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने भूटान और बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने GB8002 को, जिसे कि एडवांस सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम कहा जाता है, उसे तैनात किया है। GB8002 सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं के लिए एक जटिल नेटवर्क है। यह सिस्टम सिग्नल इंटेलिजेंस में काफी माहिर है, जिसमें कि रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन को रोकने और डिकोड करने के लिए कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस यानी कि कॉमिट दोनों शामिल है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भले ही भारत के भूटान के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत ने अब भूटान पर भी नजर रखनी शुरू कर दिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से भूटान और चाइना के रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए रॉ अब एक्टिव हो चुका है। रॉ अब भूटान की विदेश नीति और उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चीन भूटान के साथ सीमा वार्ता के जरिए अपना विस्तार करना चाहता है। इसीलिए भारत ने अब यहां पर भी विशेष निगरानी रखनी शुरू कर दी है। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का हाल तो सबको मालूम है। यहां पर इन सिस्टम को तैनात करने का मतलब है कि भारत कट्टरपंथी जो समूह है उनकी योजनाओं पर नजर रख सके, ताकि भारत खतरों का अनुमान लगा सके, ताकि समय रहते इनका मुकाबला भी किया जा सके। यहाँ पर ये जो GB8002 सिस्टम है, ये एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एयरबॉर्न इंटीग्रेटेड सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो कि खुफिया जानकारी जुटा सकता है। और ये सिस्टम बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 जेट पर स्थापित की गई है, जो रियल टाइम की खुफिया जानकारी भारत को प्रदान कर सकती है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से भारत ने अब चिकन नेक और बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए अपने खास तौर पर डिजाइन किए गए जो सिस्टम है उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। भरोसा किसी का नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार भारत को फिर से एक बड़ा आईना दिखाया, जहां उसने हमारे तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेट कर दिया है और F404 इंजनों की जो डिलीवरी है उसे डिले कर दिया है। ऐसे में जो नया इंजन है F414 इंजन, इसे लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दरअसल अब कहा यह जा रहा है कि F414 इंजन इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और ये जो नया इंजन है उसे हमारे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में लगाया जाना है। ऐसे में अमेरिका अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वहीं तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजनों के लिए उसने 18 महीने की देरी कर दी है। मार्च 2025 तक इन इंजनों की डिलीवरी वो भी कह नहीं सकते। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अब इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा सचिव के अधीन एक समिति का गठन किया है, जो कि हमारे जो 3 महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसमें कि LCA मार्क 1A, LCA मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी का M का शामिल है, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका को पता है कि भारत MRF में उसके फाइटर जेट्स को शामिल तो नहीं करेगा, लेकिन उसने दूसरी तरीके से गेम बदल दिया है और जो F414 इंजन है उसकी कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जिससे कि निश्चित तौर पर भारत को एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि एरो इंडिया 2025 में अब अमेरिका का F-35A और रशिया का Su-57 फाइटर जेट प्रदर्शित किया जाएगा और दोनों ही देश यहां पर अपनी अपनी ताकत को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि भारत की मार्केट को ग्रैब किया जा सके। भारत जिसका प्रोग्राम AMCA को लेकर अभी लेट चल रहा है, ऐसे में दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना खरीदे। भारत दोस्तों अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो चुका है जहां पर हमारा AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम अभी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट से काफी दूर है। तो ऐसे में Su-57 और F-35A भारत को एक तत्काल यानी कि इमीडिएट ऑप्शन प्रदान करते हैं, लेकिन इससे हमारा AMCA प्रोग्राम जरूर बाधित होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पता चल चुका है कि क्षेत्रीय चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इसीलिए हमारे पास आधुनिक फाइटर जेट होना चाहिए। एरो इंडिया शो जो है वो न केवल फाइटर जेट्स के प्रदर्शनों के लिए है, बल्कि यहाँ पर हाई लेवल के जो डिफेंस कन्वर्सेशंस हैं वो किए जाएंगे, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
जॉइंट वेंचर और भारत की रक्षा रणनीति में विदेशी फाइटर जेट के इंटीग्रेशन के बारे में भी चर्चाएं होंगी। दोनों ही महाशक्तियों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स भारत के सामने पेश करने हैं और एक सौदेबाजी के लिए दोनों ही अपनी अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का ये जो स्वदेशी IMRH है यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, वो रशिया के Mi-17 हेलीकॉप्टर से महंगा होगा और IMRH की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 250 करोड़ रुपए हो सकती है, जो कि रशिया के Mi-17 5 हेलीकॉप्टरों के बेस प्राइस से 61% ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की उच्च लागत के बावजूद भी IMRH की कई एडवांस क्षमताएं हैं। इसमें बड़ी हुई सुरक्षा होगी और बेहतर तकनीक लगी होगी, जो कि इसे भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट भी बनाता है। और IMRH परियोजना में HAL और फ्रांस का साफरान दोनों का एक ये सहयोग वाला प्रयास है। हालांकि यहाँ पर जो उच्च लागत है यानी कि हाई कॉस्ट है, उसके पीछे कई कारण है, जैसे कि एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, बड़ी हुई सुरक्षा विशेषताएं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे IMRH में, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया पहल के रूप में IMRH में स्थानीय विनिर्माण भी शामिल है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने पुराने Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अब बदलना है, जिसके लिए IMRH की 400 से अधिक यूनिटें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा BSF, भारतीय तटरक्षक बल और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए इसके स्पेशल वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, जिनका ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कि प्रोडक्शन इनका जबरदस्त तरीके से हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत अब अतिरिक्त यानी कि एडिशनल राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे सकता है, जिसमें कि 36 राफेल फाइटर जेट्स फिर से खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों MRFA प्रोग्राम लगातार देरी का सामना कर रहा है और राफेल को अगर खरीदा जाता है 36 की संख्या में, तो एक समाधान हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि 36 फाइटर जेट्स और खरीदे जाएं फ्रांस से। यहाँ पर दोस्तों ये बात दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल विपिन रावत जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर जेट्स का एक और बैच खरीदा जाए। बाकायदा उनकी इस बात को इंडियन एयरफोर्स के जो पूर्व प्रमुख थे RKS भदौरिया जी, उन्होंने भी दोहराया था। हालांकि उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे एयर मार्शल VR चौधरी, उन्होंने इस खरीद के लिए मना किया था। उनका मानना था कि इस तरीके से अगर हम सीमित संख्या में राफेल फाइटर जेट को लेते हैं तो हमारा MRFA प्रोग्राम जो है उसे देरी या फिर वो प्रोग्राम कमजोर पड़ सकता है। हालांकि अब जो वर्तमान में नए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, उन्होंने इस बात को पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि MRFA के लिए लॉन्ग टर्म योजनाओं को बाधित किए बिना इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू ताकत को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर 36 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी मिल जाती है तो ये राफेल फाइटर जेट F4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ खरीदे जाएंगे, जो कि वर्तमान में जो इंडियन एयरफोर्स के पास F3R स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स हैं उनसे काफी एडवांस होंगे। और इन 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के बाद भारतीय वायुसेना में कुल 72 फाइटर जेट्स हो जाएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसे बढ़ाएंगे, खास करके उभरते हुए जो क्षेत्रीय खतरे हैं उन्हें देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ भी खबर राफेल को लेकर आ रही है, जहां पर दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है भारत को, क्योंकि डसॉल्ट के पास राफेल प्रोडक्शन के लिए बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। राफेल फाइटर जेट जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है MRFA के तहत, और साथ ही इंडियन नेवी में राफेल मरीन शामिल होगा। इसे देखते हुए अब एक बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आई है। दरअसल डसॉल्ट के पास राफेल प्रोडक्शन के लिए बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में डसॉल्ट एविएशन के पास राफेल फाइटर जेट के प्रोडक्शन को लेकर बैकलॉग की जो संख्या है वो 288 विमानों की है। ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए जो अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट और भारतीय नौसेना के लिए जो राफेल मरीन है उनको खरीदने के बारे में अब एक बड़ी चिंता यहां पर सामने आई है। अगर दोस्तों डसॉल्ट एविएशन 2024 से 2025 में हर साल अगर 20 राफेल फाइटर जेट का उत्पादन करने में सफल रहता है तो 2026 और 2033 के बीच 188 यानी कि 188 विमान ही वितरित किए जा सकते हैं। ऐसे में संख्या तो 228 की है। ऐसे में डसॉल्ट एविएशन को 2026 में हर साल 24 फाइटर जेट्स बनाने होंगे। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रोडक्शन रेट अभी डसॉल्ट नहीं कर सकता है। जो इंडियन नेवी को भी 26 राफेल फाइटर जेट्स मिलेंगे यानी कि राफेल M मिलेंगे, उनकी डिलीवरी भी 2030 से होगी, भले ही अगर इस अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को 2025 के शुरुआती महीनों में साइन क्यों ना किया जाए। इसीलिए दोस्तों बैकलॉग की वजह से डसॉल्ट की प्रोडक्शन क्षमताओं पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। यही हाल दोस्तों कुछ उस टाइम पे भी हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने थे। एक टेंशन की बात हो जाती है। कंपनी तो कह रही है कि भैया हम अपने प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों सप्लाई चेन के मुद्दे और अलग अलग रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही है वो इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती जा रही है। भले ही राफेल की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी डसॉल्ट के पास प्रोडक्शन रेट बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, साल 2025 में
इंडियन डिफेंस सेक्टर में कई बड़े काम किए जा सकते हैं, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है 2025 में। 2025 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके रक्षा क्षेत्र में। देश की रणनीतिक और ऑपरेशनल क्षमताओं को आकार देने में कई तरीके के प्रोग्राम्स को मंजूरी मिल सकती है। 2025 में भारत के डिफेंस क्षेत्र में जो टॉप पर 5 चीजें रहेंगी वो हैं तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप का रोल आउट होना, इसके अलावा तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के पहले बैच की डिलीवरी, साथ ही भारत के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। P-75I के तहत एडवांस हाइपरसोनिक हथियारों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वदेशी ड्रोन और यूएवी प्रोग्राम को मजबूत किया जाएगा। यानी कि 2025 में भारत के स्वदेशी विनिर्माण और रणनीतिक क्षमता के विकास में एक बड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के प्रोजेक्ट 77 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन की जो परमाणु यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है, उनके लिए अब एक नया हल डिजाइन होगा और साथ ही इसमें एक बड़ा और अधिक शक्तिशाली 190 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर भी होगा। नया हल डिजाइन भारत की उभरती हुई टेक्टिकल क्षमताओं को भी दर्शाता है। प्रोजेक्ट 77 से ये उम्मीद की जा रही है कि अधिक संख्या में ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, जिनकी एक विस्तारित रेंज भी होगी। और ये क्षमता दोस्तों भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगी। आपको बता दें कि अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों को शुरू में SSN के रूप में डिजाइन किया गया था। इसे SSBN कॉन्फ़िगरेशन में आगे फिर संशोधित किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट 77 का डिजाइन और क्षमता और साथ ही प्रदर्शन एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। रिएक्टर का इंटीग्रेशन और हल निर्माण में जो चुनौतियां आई थी अरिहंत प्रोग्राम के दौरान, उससे एक बड़ा सबक लेते हुए और एक फायदा भी लेते हुए प्रोजेक्ट 77 के लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। हल का नया डिजाइन केवल आकार के बारे में नहीं है दोस्तों, यानी कि साइज के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स, सर्वाइबिलिटी और स्टेल्थ में भी सुधार शामिल है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।